देखिए आगे सब लोग। हाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। ठीक है, आज शुरू करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य तो आप जानते हैं, जैसा नाम है आबकारी अधिनियम, शराब या मदिरा से संबंधित अधिनियम है। उसका आयात निर्यात परिवहन विक्रय आदि को क्या करना, नियमित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया है। मदिरा संबंधी जो नियम है उनको, उनसे संबंधित बातों के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। इसके प्रवर्तन की जो तिथि है वो 1 जनवरी 1959 है। ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1959 इसके प्रवर्तन की तिथि। और अधिनियम कौन सा है, 1915। 1 जनवरी 1959 को क्या हुआ, ये अधिनियम लागू हुआ। अब 1 नवंबर 1959 को हुआ, 1915 के मध्य प्रदेश 1956 में बना है ना। 1956 में क्या बना, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में बना ना। उसके लगभग 2 साल या 2 महीने, 2 साल 2 महीने के बाद क्या हुआ, ये अधिनियम को लागू किया गया। इसीलिए इतना अंतर आ रहा है ना। मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1959 को हुआ। इसी वजह से ये डेट में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो ये एक्ट कितने का है, 1915 का एक्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना डेट, बैरेक्ट में लिखी होगी वैसे सबके आपके, तो बैरेक्ट में लिखी है। अब देखिए, इसको पढ़ेंगे एवं बैरेक्ट खोलिए सब लोग। पहले सेक्शन धारा पहला, सेक्शन 1 इसका देखेंगे अपन। सेक्शन 1 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे। पहला क्लॉज इसका क्या कहता है, सब पहला क्लॉज क्या कहता है इसका। पहला क्लॉज कहता है, यह अधिनियम मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 कहा जाएगा। जो अपने ऊपर लिखा है, इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, इसका विस्तार, जिसका विस्तार कहाँ होगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश पर। इसका ये याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक्ट है, तो इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ये लागू होगा। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, है ना। इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। क्योंकि मध्य प्रदेश का लोकल एक्ट है, इसीलिए मध्य प्रदेश पर लागू होता है। आज हम परिभाषाओं को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 2 है परिभाषाओं से संबंधित। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई। देखिए, कुछ शब्द अब परिभाषाओं में ऐसे हैं जो जैसे हैं वो वैसे ही आपको याद करने हैं, क्योंकि परिभाषा है, इसमें अपन अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, ना हेर फेर कर सकते हैं। मैं उनमें बताता जाऊंगा कौन कौन सी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं, पूछी जाती हैं जिनमें से। तो वो आपको क्या करना है, जैसे कि तैसे पढ़ना है उनको, है ना? उनको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन उनमें से बनेंगे, तो वो आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है। देखिए, पहली जो परिभाषा है, पूरा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। देखिए, पहली जो परिभाषा है वो बियर की परिभाषा है। पहले में क्या दिया है, बियर, बियर को परिभाषित किया गया है। पहली जो परिभाषा है उसमें बियर को परिभाषित किया गया है। परिभाषा आप देखिए क्या क्या कहती है। बियर के अंतर्गत एल, स्काउट, पोल्टर तथा समस्त अन्य किण्वित मदिराएं आती हैं जो सामान्यतः थब्ब मॉल्ट से बनी हो। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है। देखिए, ये प्रक्रिया होती है बियर बनाने की। तो पहले क्वेश्चन तो इसमें ये आता है कि इसमें क्या आती है, एल सी एस, उसके बाद स्काउट, इधर ही लिख लेते हैं, पोर्टर, एल स्काउट पोर्टर तथा समस्त किण्वित मदिराएं।
मदरा, तो काय से बनी हो, माल्ट से बनी हो, ठप माल्ट। तो इसमें क्वेश्चन यही आता है कि बियर में क्या क्या आता है, एल, स्काउट, पोर्टर और समस्त किण्वित मदिराएं आती हैं, समस्त किण्वित मदिराएं आती हैं जो किस चीज से बनी हो, माल्ट से बनी हो। तो आप कहोगे क्या है, ये इनकी बनाने की प्रक्रिया होती है, हर चीज जो बियर वगैरह बनाई जाती है उसकी बनाने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन्हीं प्रक्रियाओं का ये नाम है एल, स्काउट, पोर्टर। और ये क्या है, जो बियर बनाई जाती है उसको बनाने की ये प्रक्रिया है। बियर क्या है, तो बियर सब ये सब मदिरा के अंतर्गत आते हैं, शराब के अंतर्गत आते हैं। तो बियर, एल, स्काउट, पोर्टर के समस्त जो एल, स्काउट और पोर्टर है और समस्त किण्वित मदिराएं काय में आती हैं, बियर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन यही आता है, और काय से बनी हो, थप माल्ट से बनी। थप माल्ट क्या होता है, थप माल्ट दरअसल एक लिक्विड होता है जिसमें ये सड़ाके ये बनाई जाती हैं, जो शराब है उसको माल्ट कहते हैं। एक लिक्विड होता है, शराब कई तरीके से, जौ से, आपके अंगूर से, बहुत सारी चीजों से शराब वगैरह बनती है। तो जो बियर मुख्य रूप से जौ से बनती है, तो उसको सड़ाया जाता है, उसकी प्रक्रिया को वो माल्ट कहते हैं, जो बनता है जो घोल उसको माल्ट कहते हैं। तो ये प्रक्रिया उसके तरीके से फिर ये बनाई जाती है ना। तो ये क्वेश्चन यही आता है कि बियर के अंतर्गत क्या क्या आता है, एल, स्काउट, पोर्टर और समस्त किण्वित मदिराएं। तो इनमें से पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप उसमें से चुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा देखिए इसका क्या होता है, बोतलें भरना। परिभाषा है कोई खास नहीं है हालांकि, लेकिन आपको ना पढ़ना है सारी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। बोतल भरने पर भी फ्री में क्वेश्चन इसके बनते हैं। बोतल भरना सिंपल है, आप देखिए क्या कहता है, बोतल भरने से अभिप्रेत है विक्रय के प्रयोजनों के लिए मदिरा को पीपे या पात्र में से बोतलें, घड़े, कुप्पी या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना, और बोतलें भरने के अंतर्गत बोतलों का पुनः भरा जाना भी आता है। तो ये सिंपल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है कि बोतल भरने में क्या है, किस प्रयोजन से, विक्रय के प्रयोजन से, ये याद रखना है। काय के प्रयोजन से आप भरते हैं, विक्रय के प्रयोजन से। बोतल भरने के अंतर्गत क्या आता है, विक्रय के प्रयोजन से। जब आप किसी मदिरा को या शराब को, मदिरा या मदिरा नहीं, शराब, तो मदिरा को क्या करते हैं आप, किसी को पीपे मतलब एक कीप वगैरह, उसके माध्यम से क्या करते हैं, पीपे मतलब कीप वगैरह लगा कर उसको भरते हैं, एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर करते हैं, है ना। या एक पात्र से दूसरे पात्र में क्या करते हैं आप, ट्रांसफर करते हैं, चाहे उसे घड़े के रूप में आप करते हो, चाहे कुप्पी। ये कुप्पी मतलब ये कीप टाइप की जो होती है, इसको कुप्पी भी कहते हैं, तो जो कीप होती है ना, इस टाइप की जो होती है कीप, उसको कुप्पी, ऐसा कुप्पी वगैरह कहते हैं। यहाँ से आप भरते हैं, जो घर में सबके होता है ना, तेल वेल वगैरह डालने के काम में आती है, तो वो कुप्पी, इस तरीके से उसको कुप्पी वगैरह कहते हैं। किसी भी माध्यम से आप भरते हैं, तो ये सब क्या बोतलों को भरने के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ कह रहा है बोतलों को पुनः भरना, मतलब एक बोतल से दूसरे बोतल में ट्रांसफर कर रहे हैं आप, तो भी वो बोतल भरने के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी ये याद रखना है आपको, ये कॉमन याद रख सकते हैं आप, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इसको एक बार पढ़ने में तो याद रहेगा कि बोतल भरने का क्या अर्थ है। विक्रय के प्रयोजन के लिए जब आप किसी मदिरा को क्या करते हैं, पीपे से, पात्र से या घड़े से या अन्य कोई साधन हो सकते हैं, या अन्य कोई वैसा ही पात्र हो सकता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बोतलें भरते हैं, कीप के द्वारा भरते हैं या अन्य किसी माध्यम से भरते हैं। उसमें पुनः बोतलों का भरना भी आता है, मतलब एक बार भरी हुई है, आपने खोल के दोबारा उसको किसी अन्य चीज में ट्रांसफर किया, तो वो भी बोतल भरने के अंतर्गत आता है। ठीक, दो। अब तीसरी जो कि देखिए परिभाषा क्या की है, तीसरी परिभाषा है मुख्य आगम प्राधिकारी। मुख्य आगम, आधा लिख दिया, आगम प्राधिकारी। मुख्य आगम प्राधिकारी, तो इसमें कुछ नहीं है। मुख्य आगम प्राधिकारी कौन होता है, जिसे राज्य सरकार ने मुख्य आगम प्राधिकारी बनाया हो। मुख्य आगम प्राधिकारी कौन होगा, ऐसा व्यक्ति जिसको राज्य सरकार ने मुख्य आगम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया हो, या ऐसा प्राधिकारी जिसको राज्य सरकार ने मुख्य आगम प्राधिकारी बनाया हो। कौन बनाता है, राज्य ही बनाएगा। यहाँ यहाँ केवल राज्य का काम है, इसलिए कोई दिमाग नहीं लगाना है कि स्टेट कहाँ है, राज्य। तो यहाँ जिस मुख्य आगम प्राधिकारी कौन है, जिसको राज्य सरकार ने मुख्य आगम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया हो। इसमें देखिए क्या कहता है,
मुख्य आगम प्राधिकारी से अभिप्रेत वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया गया है। तो कैसा व्यक्ति मुख्य आगम प्राधिकारी है? जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए यानी आबकारी अधिनियम के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी बनाया गया है। तो ये परिभाषा एक बार आपको पढ़नी है, हालांकि परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं बनेगा कि एक में क्या, ये भी याद रख सकते हैं क्रम इसका, पहले में बियर है, दूसरे में बोतलों को भरना है और तीसरे में मुख्य आगम प्राधिकारी। तो ये भी याद रखने, नंबर नंबर भी पूछ लिए जाते कभी कभी, है ना। तो किस नंबर पे है? नंबर दो में तो परिभाषा ही, 2 का 1, 2 का 2 और 2 का 3, इस तरीके से याद रखने हैं, है ना। तो बियर 2 1 में है, और बियर में कौन कौन आता है? एल, स्काउट, पोर्टर और समस्त किण्वित मदिराएं आती हैं। किण्वित मतलब सड़ा करके बनाई जाती है और जो थब माल्ट से बनी होती है। बोतल भरने में क्या होता है? विक्रय के प्रयोजनों के लिए किसी भी माध्यम से, आप याद रखिए, विक्रय के प्रयोजनों के लिए किसी भी माध्यम से बोतलों को भरना बोतल भरने की परिभाषा में आता है, और बोतलों को पुनः भरना भी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य आगम प्राधिकारी कौन है? जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति मुख्य आगम प्राधिकारी कहलाता है। चौथा देखिए, मदिरापान गृह, ये भी पूछा जाता है। सामान्य मदिरापान गृह, सामान्य मदिरा पान गृह, इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है क्या होता है मदिरापान गृह। जहां लोग बाग बैठ के मदिरा पीते हैं या शराब पीते हैं, ऐसे स्थान को बोलते हैं सामान्य मदिरापान गृह। जहां पर बैठ करके शराब पी जाती है, मदिरा पी जाती है ना। मदिरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो जहां शराब पी जाती है या मदिरा पी जाती है, मदिरा शराब एक ही बात है ना। तो जहां मदिरा पी जाती है ऐसे स्थान को सामान्य मदिरापान गृह कहते हैं। आप इसको पढ़े पहले, फिर मैं और बताता हूँ क्या है। सामान्य मदिरापान गृह से अभिप्रेत वह स्थान जहां मदिरा का पीना ऐसे स्थान का स्वामित्व रखने वाले या उस पर अधिभोग रखने वाले, उसका उपयोग करने वाले, उसे चलाने वाले अथवा उसकी देखरेख या उसका प्रबंधन या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लाभ या उसके अभिलाभ के लिए अनुज्ञात किया गया हो, चाहे वह लाभ या अभिलाभ उस स्थान के उपयोग के लिए प्रभार चार्ज के रूप में हो या दी गई मदपान की सुविधाओं के लिए प्रभार के रूप में हो या किसी भी तरह अन्यथा हो। अब इसमें दो चीजें आई हैं। पहली चीज तो ये मदिरापान गृह कौन सा होता है? जहाँ शराब बैठ के पी जाती है, जहाँ लोग मतलब जो शराबी हैं, जो शराबी हैं वो शराब जाके बैठ के पीते हैं, ऐसे स्थान को सामान्य मदिरापान गृह कहा जाता है। इसके लिए भी सरकार लाइसेंस देती है। आप ऐसे घर में बैठ रहे हैं या कहीं और जगह बैठ के चार लोग पीने लगे तो वो स्थान मदिरापान गृह नहीं कहलाता है। स्थान निश्चित किया जाता है सरकार द्वारा उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो वही स्थान मदिरापान गृह होता है। तो किस किस के फायदे के लिए हो सकता है? एक तो जो स्वामी है, जिसको मालिक है, स्वामी है उसका, मालिक होता है, या जो कब्जा रखता है उस पर, या जो प्रबंधन करता है उसका, ये तीनों के फायदे के लिए हो सकता है। प्रबंधन करता है यानी मैनेजमेंट करता है, देख रेख करता है उसकी, तो जो स्वामी होता है उसके फायदे के लिए है, या जो कब्जा रखता है उसके फायदे के लिए है, या जो प्रबंधन करता है उसका, जो मैनेजमेंट करता है उसके फायदे के लिए। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? सामान्य मदिरापान गृह कहते हैं। अब दूसरी चीज इसमें क्या आई है, या उसके नियंत्रण में रहता है कि मदिरापान गृह में कौन कौन सी चीजें, दो चीजें शामिल की गई है। या तो आप पैसे लेके बैठाते हैं किसी को, पैसे लेके कि आइए आप पैसे दीजिए, इतने घंटे बैठने का ये चार्ज है, तो यहाँ बैठ के शराब पीजिए। वो इस तरीके के भी मदिरापान गृह होते हैं जहाँ आपसे चार्ज लिया जाता है, घंटे के हिसाब से, जो भी उनका नियम हो उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं आपसे, है ना। वहां आपकी बैठिए और कहीं से भी शराब खरीद लाइए, वहां बैठिए और पीजिए, ठीक है, वो होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा, लोग अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए शराब की जो दुकानें होती हैं, वो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वो आप बैठने की व्यवस्था स्वयं कर देते हैं कि साहब आप आइए हमारे यहाँ से खरीदिए, हमारे यहाँ बैठने की भी व्यवस्था। आपने देखा होगा, आप निकलते होंगे जब आजकल तो हाईवे कहीं से भी आपको दुकानें निकल जाती हैं, उसमें लिखा रहता है कि शराब की दुकान, बैठने की उत्तम व्यवस्था। तो वो चीज होती है जब उस तरीके की, तो वो भी सामान्य मदिरापान गृह में आते हैं। यहाँ आप पैसे लेके किसी को बैठाकर पिलाते हैं, लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके खुद कहीं भी बैठ गए और बोले हम पिला रहे हैं, नहीं, वो नहीं, उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो आप पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं उससे और उनको बैठाते हैं, तो वो सामान्य मदिरापान गृह की श्रेणी में आता है। दूसरा, अगर कोई विक्रय करता है और आप केवल इसलिए बैठाते हैं कि हमारी बिक्री बढ़े, बिक्री बढ़ाने के लिए, काय की बिक्री? मदिरा की।
बिक्री बढ़ाने के लिए आप बैठने की व्यवस्था कर रखा है कि लोग बाग जब बैठने की व्यवस्था होगी, स्वाभाविक सी बात है एक जिले में एक शहर में कई दुकानें होती है मदिराओं की, तो सब अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, बोले हमारे यहाँ के बैठ के पीजिए, हमारे यहाँ बैठ के पीने की भी व्यवस्था है, ताकि जो है पीने वाले वो कहेंगे वहां चलिए, वहां कहाँ खड़े रहेंगे तो वहां पी सकते हैं। तो इस वजह से दोनों की जोन हो, चाहे आप पैसे लेके उसको मदिरा पान करा रहे हो, मदिरा पान पैसे का है का जो बैठने का चार्ज लेते हैं वो भी मदिरा पान गृह है, और बिक्री बढ़ाने के लिए जब आप किसी को बिठालते हैं और शराब परोसते हैं तो वो भी मदिरा पान गृह की परिभाषा में आता है। तो ये चार हैं आपके मदिरा पान गृह। चौथा, पहला बियर, दूसरा बोतल भरना, तीसरा मुखाग्नि प्राधिकारी और चौथा सामान्य मदिरा पान गृह। ये याद रखने नंबर नंबर भी पूछे जाते हैं कि सामान्य मदिरा पान गृह को कहाँ परिभाषित किया, 2-4 में, ऐसे दो 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 चल रहा है अपना, तो 2-4 में सामान्य मदिरा पान गृह को परिभाषित किया गया है, और 2-3 में मुख्य आगम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, और 2-2 में बोतल भरने को, और 2-1 में बियर को। इंपॉर्टेंट है बियर, ठीक है। बियर को कहाँ परिभाषित किया, क्योंकि मदिरा की बात हो रही है तो बियर उसी का रूप होती है, मदिरा का एक रूप है, एक प्रकार है बियर, इसीलिए बियर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पांचवा, ये भी पूछी जाती परिभाषा, 2-5, इसमें लिखा है डिनेचर, याद रखिएगा, हिंदी में लिखा है इसका शब्द विप्रकृत, विप्रकृत इंग्लिश में लिखा है, इसको डिनेचर ही याद रखें आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डिनेचर, डिनेचर्ड यही शब्द आता है और यही याद रखें, दोनों में आता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी याद रखें ना रखें, इंग्लिश याद रखें, पेपर दोनों में आता है। तो विप्रकृत या डिनेचर, ये क्या है, ये ऐसी शराब होती है जो मानव उपयोग के लायक नहीं रह गई है, ऐसी मदिरा, मदिरा कहेंगे, मदिरा एक ही बात है वैसे, मदिरा कैसी मदिरा, जो मानव उपयोग के योग्य नहीं रह गई, मतलब पीने योग्य नहीं है, ऐसी शराब को या ऐसे मदिरा को क्या बोलते हैं, डिनेचर बोलते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि डिनेचर को कहाँ परिभाषा, और डिनेचर का क्या अर्थ है, दोनों पूछे जाते हैं। तो डिनेचर क्या है, ऐसी मदिरा जो मानव उपयोग के अनुपयुक्त हो गई है, या मानव उपयोग के योग्य नहीं रही है, नहीं रही है, यानी अब ये पीने लायक नहीं बनी, कोई अशुद्धि आ गई है उसमें। अशुद्धि किसी भी तरीके की हो सकती है, गलत तरीके से बनाया तो कुछ अशुद्धि आ गई है, ऐसी अशुद्धि आ गई है कि अब वो पीने लायक नहीं बची है, तो ऐसी मदिरा को बोलते हैं डिनेचर। देखिए ये क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ना सबको है ना, इनमें शब्द हैं जैसे कि तैसे को वैसे के तैसे, याद रखना आप, जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहती है, लॉ में का ये है, जो चीज जैसी है वो वैसी है, बस समझने के लिए आपको समझना है, क्वेश्चन कहाँ से बनना है ये समझना है। तो 2-5 में भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन बनता है, इस पे भी बनता है, इस पे भी बनता है ना, इस पे भी आता है कि बोतल, इसके अंदर से पूछा था बोतल भरने में क्या क्या आता है, तो ये आप समझ गए, हालांकि एक बार पढ़ने पे ही हो जाता है, काफी कोई कठिन नहीं है। तो मुख्य आगम प्राधिकारी कौन है, जिसको राज्य सरकार ने मुख्य आगम प्राधिकारी, यहाँ राज्य का ही काम है, तो यहाँ आपको दिक्कत ही नहीं आना चाहिए, है ना। राज्य केंद्र में कभी आपको या समुचित सरकार ऐसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ केवल राज्य, ठीक है, यहाँ एकमात्र राज्य ही चलेगा, जो करेगा राज्य करेगा। तो लिखा है डिनेचर से अभिप्रेत है मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। तो कैसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा एक पैमाना बना दिया जाता है शराब का, कैसे बनाएंगे, क्या साफ सफाई, वो सारी चीजें होती हैं, तो उस पैमाने का उल्लंघन कर करके जब मदिरा जो होती है मानव उपयोग के लायक नहीं रह जाती है, तो ऐसी जो शराब होती है, ऐसी जो मदिरा होती है, उसे डिनेचर कहते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना याद रखना डिनेचर में कि ऐसी मदिरा जो मानव उपयोग के लायक नहीं रह गई, जिसका उपयोग अब मानव उपयोग के लिए, यानी उसका उपयोग पीने के लिए नहीं, क्यों शराब का उपयोग क्या होता है, पीना ही होता है ना, तो ऐसी मदिरा जिसका उपयोग शराब पीने, जो शराब होती है उसको पीने के लायक नहीं रह गई है, तो ऐसी मदिरा क्या कहलाती है, डिनेचर कहलाती है। काय में परिभाषित है, 2-5 में, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ऐसी मदिरा जो अनुपयुक्त हो गई है, वैसी मदिरा होती है डिनेचर, अनुपयुक्त मदिरा, अनुपयुक्त मदिरा मतलब पीने लायक नहीं रह गई है, तो ऐसी मदिरा क्या कहलाती है, डिनेचर कहलाती है। देखिए अब आगे छठवा है
छठवा कैसे संबंधित है? छठवा है आबकारी करयोग वस्तु। कैसी वस्तु? आबकारी कर योग। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, इस पे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। पूरा खेल इसी का है। हमारे जो राज्य है मध्य प्रदेश, या सभी राज्य के लिए मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व इसी से वसूला जाता है, शराब से, मदिरा से। सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है शराब से आता है। यानी इतने पिवक्कड़ हैं, अगर शराबी ना हो तो सरकार भूखों मर जाए। तो वही चीज है कि अगर शराबी ना हो, शराबियों से ही चल रही है हमारा देश। अगर देश में शराबी ना हो, शराब पीने वाले ना हो, तो देश बदहाल हो जाए। तो ये सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से आता है? शराब से आता है, मदिरा से आता है। तो उसी के लिए बात कह रहा है कि जो आबकारी करयोग वस्तु में क्या क्या आता है। तो इसमें तीन चीजें बताई गई हैं जो आबकारी करयोग वस्तु में आती है, जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? देखिए मैं बताऊं क्यों बनता है। मानवीय उपयोग के लिए कोई भी एल्कोहलिक मदिरा, कौन सी मदिरा? पहला, जिसमें एल्कोहल, एल्कोहल हो। तो कैसी मदिरा? जिसमें एल्कोहल हो। एल्कोहल मदिरा, बगैर एल्कोहल की मदिरा हो ही नहीं सकती। तो मदिरा में सब क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? एक तरीके का क्या कहते हैं, कोई कंपाउंड कह लीजिए, केमिकल, जिसमें क्या होता है, जिससे व्यक्ति को नशा होता है। नशा एल्कोहल ही से होता है। शराब में जो एल्कोहल होता है उसी से नशा होता है। और एल्कोहल तो सब जानने लगे होंगे एल्कोहल क्या होता है। जब से कोरोना आया ना, तो सैनिटाइजर जो आते हैं उनमें भी अल्कोहल होता है। उसमें भी बोलते, बोले 90% 60% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए, बोले तब वो अच्छा होता है। 90% वाले भी अल्कोहल आते हैं, अपने सैनिटाइजर आते हैं। लेकिन जो शराब होती है ना, उसमें 90 या 60% अल्कोहल नहीं होता। उसमें मुश्किल से 30%, 40%, 30 और 35 ही रहता है, 40 भी नहीं रहता है। 30% के करीब ही अल्कोहल होता है शराब के अंदर। 30-35%, 40 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा अल्कोहल शराबों में नहीं होता। और जबकि जो सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें 90-90% तक अल्कोहल होता है। 100% अल्कोहल नहीं, 90% तक अल्कोहल होता है ना, जो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं। तो ऐसी शराब या ऐसी मदिरा जिसमें क्या हो? अल्कोहल। आबकारी करयोग वस्तु में क्या आता है? जिसमें भी अल्कोहल हो, ऐसी शराब। इसमें लिखा है ना, मानवीय उपयोग के लिए। कैसे उपयोग के लिए? मानवीय। अब आप कहेंगे कौन सी शराब? मानवीय उपयोग के लिए, जो मानव, जिसको व्यक्ति पीता है, ऐसी शराब। मतलब एल्कोहल का इस्तेमाल और भी जगह होता है, मेडिकल में भी होता है, तो वो आबकारी करयोग वस्तु में नहीं आता। सैनिटाइजर पे मध्य प्रदेश सरकार आबकारी कर वसूल नहीं कर सकती, उसमें भी अल्कोहल है। आप कहोगे सर वो भी अल्कोहल ही आ गया, उस पर भी सरकार वसूल ले, नहीं, वो नहीं वसूलेगी, क्योंकि मानवीय उपयोग के लिए जिसको पिया जाता है उसकी बात कह रहा है। तो जो मानवीय उपयोग के लिए जिसको लोग पीते हैं, मानवीय उपयोग का अर्थ यहाँ केवल हाथों को इस्तेमाल करने से नहीं, पीने से है। तो जो लोग पीते हैं शराब को, वो ऐसी शराब, ऐसी मदिरा जिसमें अल्कोहल होता है और जिसको पिया जाता है। अगर ऐसी है जिसमें अल्कोहल है और पिया जाता है, तो वो आबकारी करयोग वस्तु के अंतर्गत आती। दूसरा, देखिए, ये तीनों याद रखें, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोई भी मादक औषधि, मादक औषधि, औषधि, क्या क्या आता है दूसरे में? मादक औषधि। मादक औषधि मतलब ऐसी कोई औषधि, ऐसी कोई मेडिसिन। औषधि का मतलब है यहाँ मेडिसिन, दवाई। औषधि, मेडिसिन, दवाई, जिसमें क्या हो? मादक यानी नशा। मादक का मतलब क्या है? नशा, जिससे नशा होता है। कई दवाइयां आती ना, आपने देखा होगा, जिनमें नशा होता है। खासकर बुखार की गोलियां जो आपने देखी होंगी, नशा होता है। या कई गोलियां, कई दवाइयां ऐसी होती है जिनको खाने के बाद आपको काफी तेज नशा आता है। खांसी की दवाई खासकर होती है, उसमें नशा होता है ना। तो ऐसी कोई भी औषधि जिसमें मादक हो या जिसमें नशा हो, वो काय के अंतर्गत आती है? आबकारी करयोग वस्तु के अंतर्गत आती है। अब उसमें नशा क्यों मिलाया जाता है? क्या होता है, कभी कभी जब आदमी बीमार होता है तो शरीर को जो रिलैक्स लेने के लिए उसमें बहुत छोटी थोड़ी सी मात्रा में ये नशा वगैरह मिलाया जाता है, मादक औषधि कहते हैं जिसे, ताकि शरीर को, बॉडी को क्या हो, रिलैक्स मिल सके, आराम कर सके आदमी, इसीलिए मिलाया जाता है। तो खांसी की दवाइयां अधिकतर जिन लोगों को पीते हैं, जो कभी होता है, तो आपने देखा होगा पीने के बाद अगर आप ज्यादा पी लो, आपको पीना थी एक ढक्कन, आपने आधी शीशी पी लिया, आप देखोगे कि आपको नींद आना शुरू होगी, है ना। तो उससे क्या होता है? उससे आदमी सो जाता है, सो के क्या होता है, थोड़ा ठीक हो जाता है। तो वो इस वजह से होता है। तो कोई भी अल्कोहल
ऐसी मदिरा जिसमें अल्कोहल हो मानवीय उपयोग के लिए, या कोई भी मादक औषधि, जिसमें मादक औषधि का मतलब क्या है, जिसमें नशा होता है, तो ऐसी औषधि आबकारी कर योग्य वस्तु के अंतर्गत आती। अब तीसरा देखिए, अब क्या है ना लोग, अभी मैं बताता हूँ बाद में, पहले तीसरा देख लें। तीसरा कहता है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 2 के खंड 15 यथा परिभाषित अफीम खंड और उसके खंड 18 में यथा परिभाषित पॉपी स्ट्रॉ, तो ये भी काय के परिभाषा में आते हैं, ये भी मदिरा, ये भी आबकारी कर योग्य वस्तुओं की परिभाषा में आते हैं, यानी कि एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जो है उसका जो धारा कितनी है कह रहा है, ये धारा 2, वहां भी 2 में परिभाषा, यहाँ लिख लेते हैं, जो धारा 2 है, धारा 2 में जो है खंड को इसमें लिखा अफीम, इसको लिख लेते हैं, धारा 2 का 15 आप लिख सकते हैं अफीम, और दूसरा क्या है 18, इसमें क्या है पॉपी। अब ये याद रखना है, क्यों क्या होता है, लोग बाग इसमें कंफ्यूजन होती है, अरे भाई एनडीपीएस की चीजें आबकारी में कैसे आएगी, नहीं, आबकारी में भी वो कार्य योग्य है, कौन सी, केवल 2, अफीम और पापी। पापी याद रखिए, पापी शराब पी के पाप कर रहा है तो पापी हो गया, अफीम और पापी ये प्रकार हैं, ये भी नशे के प्रकार हैं, ये भी, ये कुछ ज्यादा ही ऊंचे किस्म के नशे, जो शराब से भी बड़े नशे हैं, है ना, इनमें भी क्या होता है, नशा होता है, शराब होता है, हेरोइन होता है, चरस, लेकिन हर चीज नहीं आएगी है, हम आबकारी अधिनियम पढ़े वो उसमें एनडीपीएस में आता है, कोकेन, चरस, अफीम, गांजा, ये सब एनडीपीएस एक्ट में आता है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के भी केवल 2 चीजें, अफीम और पापी, तो इस अधिनियम में आबकारी कर योग्य वस्तु माना गया है ना, यानी कि आबकारी कर योग्य वस्तु मतलब जिसपे सरकार, राज्य सरकार को पावर है, मतलब राज्य सरकार इन पे टैक्स वसूल लेती है, बाकी जो चीजें आती है एनडीपीएस एक्ट के तहत वो केंद्र सरकार लेती है उसका टैक्स, चूंकि जिस अब केंद्र सरकार, कह लीजिए कि राज्य सरकार की आय बढ़ाने के लिए 2 छूट दे दी कि आप अफीम वगैरह है, तो कह लीजिए कि अफीम का जो चैप्टर है वो केंद्र राज्य की, अगर अफीम राज्य में आती है होती है तो उस पर जो टैक्स वसूला जाता है, उस पर जो कर वसूला जाता है वो कहाँ जाएगा, वो राज्य सरकार पे जाएगा। तो कोई भी एल्कोहल हो या कोई भी दवाई हो जिसमें नशा होता, मादक औषधि होती है, या अफीम है या पॉपी है एनडीपीएस एक्ट के तहत, तो ये सब काय में आते हैं, आबकारी कर योग्य वस्तु में आते हैं, यानी राज्य सरकार इन पे क्या कर सकती है, टैक्स वसूल सकती है, इसीलिए इसको शामिल किया गया। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला कहाँ से आ गया और ये भी एनडीपीएस जैसा लग रहा है, ये कहाँ से आ गया, इसीलिए लोग गलत करते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो लग रहे हैं ना 2, ये 2 एनडीपीएस जैसे लगते हैं, ये तो एनडीपीएस है ही, ये मादक औषधि ये भी एनडीपीएस में आपको मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ तो अल्कोहल की बात, मादक औषधि तो एनडीपीएस में चलेगी, नहीं, ये दोनों पदार्थ, मादक औषधि अगर बात है तो वो भी अपना आबकारी एक्ट के तहत आता है, कर वसूल योग्य होता है, और एनडीपीएस एक्ट के 2 चीजें 15 और 18 में जो अफीम और पॉपी की परिभाषा दी गई है वो आबकारी कर योग्य वस्तु के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन आता है, ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत, यानी इस पर राज्य सरकार चाहे तो कर वसूलती है, चाहे क्या वसूलती है, राज्य सरकार इन पर क्या कर सकती है, कर वसूल सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा। अब देखिए 6A क्या कहता है, 6A कोई खास नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं, 6A खास नहीं है। 6A थोड़ा है, आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क, आबकारी शुल्क और प्रति शुल्क, मतलब जो सरकार शुल्क वसूलती है उनके बारे में बताया है, जो आबकारी योग्य वस्तुओं पे जो शुल्क वसूला जाता है और प्रति शुल्क के बदले में, तो वो दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ये कह रहा आबकारी शुल्क तथा प्रति शुल्क से अभिप्रेत है यथा स्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रति शुल्क जो संविधान की 7 अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है, तो ये खास नहीं, ये पूछा नहीं जाता। ये कह रहा है कि आबकारी शुल्क क्या है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सा, 7म अनुसूची में क्या है, 7म अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है, तो उसमें विषय है कि कौन से केंद्र के अधीन है, कौन से राज्य के अधीन, इसलिए उसका बात कह रहा है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार जो लिस्ट बनी हुई है, तो कौन सा केंद्र वसूलेगी, कौन सा राज्य वसूलेगी, कर भी बचे हुए हैं कि कौन सा केंद्र सरकार में जाता है, कौन सा राज्य सरकार में जाता है, तो सारा के सारा
7वें शेड्यूल के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो ये कह रहा है कि आबकारी शुल्क कौन सा माना जाएगा, जिसमें शेड्यूल में जो दिया हुआ कि कौन कौन से हैं, तो वो शुल्क जो आते हैं या तो शुल्क या जो मतलब शुल्क जो टैक्स सरकार वसूलती है, या प्रति शुल्क मतलब जो टैक्स जमा नहीं किया उसके बदले में जो टैक्स वसूला जाता है वो प्रति शुल्क। जब आप टैक्स जमा करते हैं और अगर नहीं करा तो सरकार पेनल्टी लगाती है तो वो प्रति शुल्क हो जाता है। तो वो सारी चीजें धारा 6A में बताई गई हैं। और ये कैसे निर्धारित होता है, संविधान की 7वीं अनुसूची से। ये तो कॉमन है, ये सब जगह रहता है। तो 7वीं अनुसूची से निर्धारित किया जाता है शुल्क और प्रतिशुल्क को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि एक को याद रखना, 7वीं अनुसूची ये तो सबको वैसे याद ही होगा कि जो 7वीं अनुसूची है वो काय से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य दोनों के संबंध है, मतलब उनमें कौन सा टैक्स केंद्र का है कौन सा राज्य का, बटे हुए सबके लिए, नहीं तो फिर झगड़ा नहीं होता। केंद्र कहेगा कि साफ शराब बेच रहे हो हमें दो, राज्य कहेगा साफ सब तुम्हें दे देंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इस वजह से बांटा हुआ है। 7वां है आबकारी अधिकारी। 7वें में क्या है, आबकारी अधिकारी। इसको केवल पढ़ लीजिए, ये भी ये पूछा जाता है अलग तरीके से, जो कि धारा किस धारा में आबकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धारा 7 के अनुसार जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि दो 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 साथ में है कहाँ, ऐसे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि आबकारी अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। तो आबकारी अधिकारी की नियुक्ति धारा 7 के अंतर्गत की जाती है। ये इसी में लिखा है कि जो आबकारी अधिकारी है उसकी नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। इसमें लिखा आबकारी अधिकारी से अभिप्रेत है कलेक्टर या कोई भी ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया हो या शक्तियों से विनित किया गया हो। तो इसमें दो चीजें और आ गई, क्या कह रहा है, कलेक्टर या धारा 7 के अधीन नियुक्त व्यक्ति। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर जहां आबकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है तो ऐसे मामलों में कलेक्टर को ही आबकारी अधिकारी माना जाएगा, है ना। जहां कहीं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गई है या आबकारी अधिकारी है ही नहीं, तो ऐसे मामलों में जो आबकारी अधिकारी किसको माना जाएगा, कलेक्टर को माना जाएगा। ऑटोमेटिकली कलेक्टर ही आबकारी अधिकारी होगा। लेकिन जहां नियुक्ति कर दी गई धारा 7 के अधीन आबकारी अधिकारियों की, तो वहां आबकारी अधिकारी कौन माना जाएगा, जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति की गई। अब ये ऐसा इसीलिए लिखा था कि जब अधिनियम बने थे उस समय आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं थी, वैकेंसियां खाली रहती थी, कोई था ही नहीं, है ना। फिर प्रोसेस होती, लंबा टाइम लगता है। तो अब तो सब जगह है, अब कलेक्टर की आवश्यकता ही नहीं, अलग से आबकारी अधिकारी हर जिले में रहते हैं। तो आबकारी अधिकारी कौन होता है, जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन यही आता है कि आबकारी अधिकारी कौन है, जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया जाता है। और जहां नियुक्त नहीं किया गया वहां कलेक्टर आबकारी अधिकारी माना जाएगा। अगर क्वेश्चन ये भी आया कि जहां धारा 7 के अधीन किसी आबकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है तो वहां आबकारी अधिकारी किसे माना जाएगा, उधर आबकारी अधिकारी कलेक्टर को माना जाएगा। क्वेश्चन आता है कि धारा 7 के अनुसार धारा 7 के अनुसार आबकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसी परिस्थिति में आबकारी अधिकारी किसे माना जाएगा, कलेक्टर को, कमिश्नर को, ऐसे आप सब बना देंगे। तो आपको आंसर क्या लगाना है, कलेक्टर को। ऐसी स्थिति में आबकारी अधिकारी कौन होगा, कलेक्टर होगा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि धारा 7 के अधीन आबकारी अधिकारी की नियुक्ति होती है। यही पूछा जाता है इसमें मोस्टली कि आबकारी अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है, धारा 7 के तहत। और जहां आबकारी अधिकारी नहीं है वहां किसको माना जाता है, आबकारी अधिकारी कलेक्टर को माना जाता है। अब देखिए 8 है, राजस्व की बात कह रहा है। कौन सा राजस्व, आबकारी आबकारी राजस्व, यानी जो मदिरा से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जो आबकारी योग्य वस्तुएं हैं, उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व है वो इसके अंतर्गत आता है। आबकारी वस्तुओं से प्राप्त होने वाला राजस्व है वो आबकारी राजस्व के अंतर्गत आता है। ये देखिए ये क्या कहता है, इसको पढ़ लें फिर देखते हैं। आबकारी राजस्व से अभिप्रेत है वह राजस्व जो इस अधिनियम के या मदिरा अथवा मादक औषधियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन आरोपित किए गए आदेशित किए गए या तय पाए गए किसी शुल्क, कर, फीस, शास्ति, संदाय, किसी न्यायालय द्वारा आरोपित किए गए जुर्माने को छोड़कर अधिहरण से व्युत्पन्न होता है
या व्युत्पन्न होने योग्य हो। ये क्या कह रहा है भाई, आबकारी योग कर योग वस्तु क्या हो गया, या तो इस अधिनियम के तहत या अन्य कोई जो विधि है प्रचलित में है उसके अनुसार, या तो आबकारी अधिनियम के तहत, या तो आबकारी अधिनियम के तहत, या अन्य प्रचलित विधि के अनुसार। अन्य विधि लिख लेते हैं, अन्य विधि के अनुसार, अन्य जो प्रचलित विधि है उसके अनुसार जो टैक्स वसूला जाता है वो आबकारी राजस्व के अंतर्गत आता है, ये कह रहा है ये धारा। चाहे वो आप कैसे वसूला हो, चाहे शुल्क के रूप में वसूला हो उसे, है ना, चाहे फीस के रूप में वसूला हो, सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे शास्ति के रूप में वसूला हो, दंड के रूप में वसूला हो, चाहे किसी अन्य संदाय के रूप में उसे वसूला हो, तो ये सारे की सारी चीजें काय में आती हैं, आबकारी राजस्व में आती है। लेकिन एक चीज नहीं आती, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना। मान लो किसी व्यक्ति को आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ा जाता है और फिर न्यायालय द्वारा उस पर जुर्माना लगाया जाता है, तो वो जुर्माना आबकारी कर योग वस्तु में नहीं आता। क्यों? वो जुर्माना जाता है न्यायालय में जमा होता है, वो भी सरकार में जाता है, हालांकि न्यायालय के उसमें अंडर में रहता है। और ये जो जुर्माना वसूला जाता है ये सीधा कहाँ जाता है, ये सीधा आबकारी राजस्व में जाता है, यानी ये भी राज्य सरकार को चला जाता है ना। तो शुल्क के रूप में हो, चाहे फीस के रूप में हो, चाहे शास्ति के रूप में हो, चाहे वो इस अधिनियम के तहत वसूला जाता हो या अन्य कोई विधि के तहत वसूला जाता हो, आबकारी राजस्व के अंतर्गत आता है। लेकिन न्यायालय द्वारा जो जुर्माना वसूला जाता है या किसी अधिकरण द्वारा जो जुर्माना वसूला जाता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। न्यायालय जो जुर्माना लगाता है, न्यायालय में आपने पकड़ा, किसी को पकड़ लिया, फिर न्यायालय ने जिसको फाइन लगाया या कोई अधिकरण के समक्ष मामला है उसने कोई शुल्क लगाया, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो दो अपवाद है, एक अपवाद है इसका, कौन सा नहीं आता, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना आबकारी राजस्व की परिभाषा में नहीं आता है। और आबकारी राजस्व में क्या क्या आता है, कोई भी शुल्क है, शास्ति है, संदाय है, जो इस अधिनियम के तहत वसूली जाती है या अन्य प्रचलित जो अधिनियम है जो चालू है, प्रवर्त अधिनियम है, उसके तहत वसूली जाती है, तो आबकारी राजस्व की परिभाषा में आते हैं। बस एक ही चीज याद रखना कि न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना इसकी परिभाषा में नहीं आता है, या कोई अधिकरण होता है ना, अधिकरण सरकार बना देती है मामलों को निपटाने के लिए, तो वहां जब जुर्माना लगाया जाता है तो उसकी परिभाषा में भी नहीं आता है। अब है 9 निर्यात। दो चीजें होती हैं आप जानते हैं ना, निर्यात, आयात और निर्यात। ये तो सिंपल सी चीज है, एक होता है आयात तो एक होता है निर्यात। निर्यात मतलब क्या होता है, वो 11 भी लिख लीजिए इधर, 9 की जगह 10 निश्चित है, वो 11 है, 10 समाप्त हो चुका है, वो 11 है। इसके बाद ये क्या है, आयात। आयात दो चीजें होती ना, जब हम एक निर्यात मतलब क्या होता है, भेजना, और आयात क्या होता है, मंगाना। इसमें देखिए निर्यात से क्या लिखा है, निर्यात से अभिप्रेत केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार ना होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना। ये क्या कह रहा है, निर्यात का अर्थ क्या है, राज्य के बाहर ले जाना। इतना याद रखें, राज्य के बाहर ले जाना, राज्य के बाहर ले जाना। जब कोई चीज राज्य के बाहर ली जाती है, ले जाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, निर्यात। इसमें लिखा है केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना। जो केंद्र सरकार नियम बनाया हुआ है, उस सीमा, केंद्र सरकार ने एक नियम बना रखा है राज्य की सीमाओं के बारे में कि ताकि हर राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें और हर राज्य में ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो कि हमारे राज्य से होकर जो चीजें जाती ना, कभी कभी क्या होता है, कोई राज्य होता है इस तरीके से बसा हुआ होता है कि यहाँ से गए तो फिर वो राज्य दूसरा राज्य आ गए, जैसे मध्य प्रदेश नहीं होता है, आप गए यूपी में आ गए, यूपी से चले फिर एमपी में आ गए, फिर राजस्थान में पहुंच गए, फिर एमपी में आ गए। तो ऐसे मामलों के लिए तो एक नियम बना दिया है केंद्र सरकार ने कि क्या होगा। नहीं तो क्या होता है, आपने कोई एमपी की चीज अब एमपी में ले जाना, बीच में कोई यूपी का गांव पड़ता है, मान लीजिए ये एमपी है, इधर आपका गांव पड़ता है और ये इस तरीके से जुड़ा, यहाँ से रास्ता है। अब उसमें क्या होता था कि आप यूपी में गए यहाँ से और एमपी से आप जा रहे हैं, इस तरीके से आप गए तो यूपी वालों ने रोक लिया, बोले इस पर टैक्स दो, आपको जाना एमपी में, कि ऐसा नहीं कि यूपी में बिक रहा। तो इस तरीके की जो समस्याएं आती थी उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्या बना रखा है, ये एक्ट बना रखा है। तो उससे अन्यथा, ये कह रहा है उससे अन्यथा राज्य के बाहर ले जाए, उससे अन्यथा। उससे अन्यथा क्यों कह रहा है, अब मान लीजिए यहाँ एमपी है,
यहाँ भी एमपी है, और यहाँ बीच में जरा सा यूपी पड़ रहा रास्ता, यही है, यहाँ जाना है आपको, एमपी में ही जाना है, तो उससे अन्यथा उसको नहीं बोलेंगे निर्यात की, यहाँ से गए यहाँ यूपी में हो गए फिर एमपी में गए, है ना। ऐसे में ऐसी चीज को निर्यात नहीं बोलेंगे कि एमपी से एमपी में जा रहे हैं भले ही बीच में यूपी आ रहा है, तो वो बात को उसको नहीं बोलेंगे निर्यात। निर्यात कब बोलेंगे, जब राज्य से ही बाहर हो जाए। राज्य से बाहर होना मतलब आप यहीं ले जा रहे हैं, है ना, आप दूसरी स्टेट में, आप राजस्थान में ले जा रहे हैं, या राजस्थान से मध्य प्रदेश में आ रही है, या यूपी से मध्य प्रदेश में आ रही है, अपने यहाँ यूपी और मध्य क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आता है ना, तो इस तरीके से अगर होता है तब उसको राज्य के बाहर ले जाना बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे, निर्यात बोलेंगे। निर्यात कब बोला जाएगा, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा माल। निर्यात का अर्थ आप इतना लगा लीजिए कि जब एक स्टेट से ए स्टेट से बी स्टेट में माल जाएगा तभी। ए स्टेट से ए स्टेट में जाता है और भले ही बीच में दूसरी स्टेटें पड़ती हैं, तो वो निर्यात की परिभाषा में नहीं आएगा। आप ए स्टेट में ही माल ले जाना चाहते हैं और बीच में बी स्टेट आती है कोई, तो भले ही बी आए सी आए डी आए कुछ भी आए, तो वो निर्यात की परिभाषा में नहीं आएगा। निर्यात की परिभाषा में तभी आएगा जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल ले जाया जाता है। वो कैसा आबकारी योग्य माल है, तो इसको क्या बोलेंगे, निर्यात बोला जाएगा। ऐसे ही आयात है, इसके बारे में नियम कौन बनाती, स्वाभाविक सी बात है, राज्यों की बात है। एक राज्य तो है नहीं कि राज्य सरकार नियम बना ले, कॉमन सेंस वाली बात है। कई राज्य होते हैं, एक से अधिक राज्य है, तो एक राज्य तो नियम बना नहीं सकता, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा, केंद्र ही बनाएगा। जब 2-4 राज्य हैं, इकट्ठे राज्य हैं, तो हर राज्य अपने अपने नियम थोड़ी बना सकता, सारे राज्यों पे एक से नियम फॉलो हो तो कौन बनाएगा, केंद्र ही बनाएगा ना, क्योंकि सब राज्यों पर नियंत्रण एक तरीके से उसका सुप्रीम ऊपर ही कौन है, केंद्र है। हर राज्य अपने अपने बनाने लगे तो फिर अपनी अपनी चलाएंगे नहीं, तो उनके लिए नियम कौन बनाएगा, फिर केंद्र बनाएगा। जब एक से अधिक राज्यों का विषय आ गया तो केंद्र नियम कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। काय के, निर्यात आयात के जो नियम है वो कौन बनाता है, केंद्र सरकार। ये भी याद रख सकते हैं, वैसे याद नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है कि निर्यात आयात की बात आती, जब एक से अधिक स्टेटों की बात आती तो नियम कौन बना रहा है इसमें, जो केंद्र सरकार बनाती। सीमा शुल्क अधिनियम है उसके तहत जो नियम है कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती। 11वां देखिए क्या कहता है, आयात वाक्यांश, भारत में आयात में के सेवाएं से अभिप्रेत केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषा सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर अन्य प्रकार से राज्य के भीतर लाना। ये क्या कह रहा है, राज्य के भीतर लाना। जैसे ये राज्य के बाहर था, ये क्या है, राज्य के भीतर लाना। या कह लीजिए निर्यात का मतलब होता है भेजना और आयात का मतलब होता है मंगाना। तो निर्यात हो गया भेजना और आयात क्या हो गया, मंगाना। तो यही कह रहा है कि भारत वाक्यांश में भारत आयात के सिवाय, भारत की बात नहीं हो रहा है, राज्य की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर राज्य के भीतर लाना। आर पार ना होकर, जो मैंने पहले बात बताई वही कह रहा है कि यहाँ से आर पार ना होकर केवल जब राज्य के भीतर लाई जाती, माने ए स्टेट से बी स्टेट में जो माल लाया जाता है या बी स्टेट में मंगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आयात कहते हैं। जब आप एक स्टेट दूसरी स्टेट से अपने स्टेट में मंगाते हैं, वही बात यहाँ आ गई कि आपका ए स्टेट है, ये ए स्टेट है, ये भी ए स्टेट है, ये बी स्टेट है। अब आप ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है, ये यहाँ से शराब मंगाता है, ये यहाँ से शराब मंगाता है, तो क्या इसको आयात बोलेंगे, इसको आयात नहीं बोलेंगे। आयात कब बोलेंगे, जब वो इसमें, एक मिनट क्या कह रहा था ये, सीमा आर पार ना होकर अन्य प्रकार से राज्य के भीतर, अन्य प्रकार से राज्य के भीतर लाना। तो अन्य प्रकार से राज्य के भीतर लाना यही बात कह रहा है कि जब इस तरह से मंगाएंगे, आर पार मतलब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ या यहाँ से आप मंगा रहे हैं, इधर से मंगा रहे हैं, इधर को आप इधर गए फिर इधर गए तो फिर गए, इस तरीके का अगर है तो कुल मिला के एक ही स्टेट का है, तो वो आयात नहीं है। तब कब आयात होगा, जब अन्य प्रकार से, यानी आप बीच से मंगाते हैं या बीच से आप मंगा रहे हैं, इधर से जा रहा है सीधा डायरेक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तब वो आयात की परिभाषा में आएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें याद रखना, निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगाना, है ना। और कब कब मंगाना, कब निर्यात हो माना जाएगा, जब आप अपनी स्टेट से बाहर भेजेंगे। एक स्टेट से होके निकले माल वो एक अलग बात है, उसमें अगर आप अपनी स्टेट में बेचते हैं, भले ही दूसरी स्टेट बीच में आ जाती तो वो नहीं निर्यात होता है, ऐसे ही वो आयात भी नहीं होता। जब आप मंगाते हैं वो मंगाने के मामले में, वो भेजने के मामले में। लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मंगाते हैं तो वो हो जाता है आयात और निर्यात। ठीक है, तो दोनों है, 9 में आयात है, निर्यात है, और 10 में है आयात। 11 ए और जोड़ा गया है इसमें,
11A, 11A क्या कहता है देखिए, मादक द्रव्य से अभिप्रेत है कोई भी मदिरा या मादक औषधि। तो मादक द्रव्य ये नई जोड़ी गई है, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में होती, तरल के रूप में जो चीजें होती है उसको द्रव्य बोलते हैं। जो तरल के रूप में होती है, जिस लिक्विड के रूप में होती है, ऐसी चीजों को द्रव्य बोलते हैं। तो मादक द्रव्य में किसे अभिप्रेत है कोई भी मदिरा या मादक औषधि। तो कौन कौन सी चीजें, मदिरा या मादक औषधि। तो मादक द्रव्य में कौन कौन आता है, कोई भी मदिरा शराब आती है या कोई मादक औषधि आती है, ये याद रखना है आपको। कौन कौन सी चीज आती है मादक द्रव्य में, मदिरा और मादक औषधि। अब आप कहोगे मादक द्रव्य, यहाँ ऊपर जो अपन ने पढ़ा था आबकारी कर युग वस्तु, उसमें तीसरी चीज एनडीपीएस वाली आ रही थी, लेकिन मादक द्रव्य की बात करें, मादक द्रव्य में कौन कौन दो चीजें आ रही है, मदिरा और मादक औषधि। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई लिक्विड जिस जो मदिरा की श्रेणी में आता है या जो मादक औषधि की श्रेणी में आता है, मादक द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 12 है मादक औषधि, ये मादक द्रव्य हो गया, और ये क्या है, मादक औषधि। ये सेकंड वाला जो है उसकी परिभाषा कर रहा है कि मादक औषधि क्या होती है, बार बार बताता है कि मादक औषधि क्या होती है। देखिए मादक औषधि में क्या क्या आता है, ये कहता है, इसको अपन ने पढ़ना, तीन चार चीजें हैं इसमें जो मादक औषधि की परिभाषा में आती हैं। कुल चार चीजें हैं जिनको मादक औषधि की परिभाषा में शामिल किया गया है। कौन कौन सी चार चीजें हैं, पहला है मादक, मैंने पहले ही बता था, जिसमें नशा हो, ऐसी कोई भी चीज जिनमें नशा होता है, जिनको खाने से नशा आता है, ऐसी औषधि क्या कहलाती है, मादक औषधि कहलाती है ना। आप जब औषधि कहते हैं ना, दारू, दवा दारू, इसीलिए कहते हैं दवा दारू, एक शब्द है ना लोगों के, दवा दारू, क्योंकि जो दवा होती है उसमें भी कई प्रकार के क्या होते हैं, इस तरीके के मादक पदार्थ मिलाए जाते हैं, कई दवाइयों में मिलाए जाते हैं, बनाई जाती है ना। और सबसे दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें ये जो, अब आप जो मादक औषधि होती है जिनमें नशा होता है, वो सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, दवाइयों के लिए होता है, लेकिन आदमी तो बोलते हैं ना हर चीज का वो निकाल लेता, तो वो पीने में भी करने लगा। वैसे जो मादक औषधि होती है कोई बुरी चीज नहीं है, अगर उनका इस्तेमाल दवाई में किया जाए, ठीक तरीके से किया जाए, तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को ठीक करती है ये चीजें। लेकिन कब ठीक करती है, जब औषधि के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैसा, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में, है ना। तो ये सच्ची, अब आप कहोगे इन चीजों की खेती वेती क्यों की जाती है, फिल्म वगैरह की रोक है, बेकार चीज है, खेती नहीं करा, तो खेती ना कराएंगे तो औषधि कहाँ से बनेगी, है ना। तो इन औषधि वगैरह प्राप्त की जाती है, इनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, मेडिसिन में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इनकी खेती वगैरह की जाती है, कई देशों में की जाती है, भारत में भी की जाती है थोड़ी बहुत जगह। तो इस वजह से इनकी खेती की जाती है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, हालांकि थोड़े स्तर पर। देखिए अब पहला कहता है कि मादक औषधि क्या है, कौन कौन सा आता है, पहले में क्या कह रहा है, भारतीय भांग के पौधे जिसको कैनाबिस सैटिवा, ये आप एनडीपीएस में पढ़ेंगे, ये अभी से ही याद रख लीजिए, इसका नाम पूछा जाता है। भांग के पौधे का बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवाइल। ये क्या है, भांग के पौधे का बॉटनिकल नाम। ये बॉटनिकल नाम होते हैं, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि बॉटनिकल नाम होते हैं। बॉटनिकल नाम क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके बॉटनिकल नेम होते हैं, है ना, किस जाति का, किस वंश का, है ना। तो ये होता है, इसका नाम है कैनाबिस सैटिवल, क्या होती है उसकी जाति होती है, जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे। कैनाबिस नाम है वृक्ष इसका, भांग का, और सैटिवल उसकी जाति, जैसे व्यक्ति होते हैं ना, अपने नाम लिखते हैं, अपनी सरनेम लिखते हैं, वैसे ही इसमें चलता है प्लांट्स में। इसमें उनका नाम होता है, आगे पीछे उनका सरनेम होता है, किस कुल के हैं, किस जाति के वृक्ष हैं, किस जाति के पौधे हैं। तो ऐसे ही कैनाबिस सैटिवल, तो ये बॉटनिकल नाम है, काय का नाम है, भांग। तो जो भांग के पौधे हैं वो आते हैं मादक औषधि में, भांग, और भांग का बॉटनिकल नाम है कैनाबिस सैटिवल। ये आप याद रखना, एनडीपीएस एक्ट में बहुत से बॉटनिकल नाम आएंगे, तो आप याद रखना बॉटनिकल नाम भी पूछे जाते हैं कि कैनाबिस सैटिवल या भांग का बॉटनिकल नाम का, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो ये भी याद रखना है। तो कैनाबिस सैटिवल की पत्तियां, तो क्या है, आती हैं पत्तियां, जो भांग की पत्तियां जिनने देखी हो, जो भांग की पत्तियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जो लोग खाते हैं वो तो जानते ही होंगे,
और जो लोग नहीं खाते वो भी जानते होंगे, जो पूजा पाठ करती हैं लड़कियां, भोलेनाथ को चढ़ाते हैं भांग, भांग लाते हैं चढ़ाते हैं, तो वो लोग भी जानते होंगे तम्बाकू की टाइप की पत्तियां होती हैं। तो कैनाबिस सैटाइवल जो भांग की पत्तियां हैं वो आती हैं, छोटे डंठल साथ में इनके क्या क्या आते हैं, छोटे डंठल, फूलने तथा फलने वाले सिरे, और उसके अंतर्गत भांग सिद्धि या गांजा के नाम से ज्ञात सब लोग आते हैं। तो इसके अंतर्गत भांग देवी याद रखना, भांग सिद्धि या गांजा, ये तीनों चीजें। तो देखिए भांग के अंदर चाहे उसका भांग की आप पत्तियां हो, चाहे उसके डंठल हो, चाहे उसके फूल हो, पत्तियां डंठल होते हैं। हम्म, क्या लिखा है, डंठल, डंठल, और फूल जो आते हैं, ये फूल, जो उसके फूल आते हैं वो सब इसकी श्रेणी में आते हैं। तो मादक औषधि में भांग आती है, भांग सिद्धि गांजा, ये याद रखना है। ये जो है भांग सिद्धि गांजा, ये याद रखना है, ये तो आप याद रखें कुछ, मतलब पूरा जो प्लांट होता है पूरा प्लांट आता है, भांग का पूरा प्लांट ही आता है मादक औषधि के अंतर्गत, है ना। भांग हो चाहे सिद्धि हो चाहे गांजा हो, भांग सिद्धि और गांजा इसके अंतर्गत आते हैं। भांग के पौधे सिद्धि और गांजा, तो ये आप ये प्रकार है, सिद्धि आपका वो सिद्धि का, ये भी सर वो जो होती मादक औषधि है एक तरीके से सिद्धि गांजा, मतलब किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे वो भांग हो, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे वो गांजा हो, है ना। होली के टाइम पे भांग पीते लोग, घोटते हैं उसको, तो वो भांग होती है। और भोलेनाथ तो पीते ही थे भांग, तो वो सारी चीजें आती हैं, इसकी पत्तियां आती हैं, गांजा आता है ना। इसमें भी नशा होता है और इनमें काफी तीव्र नशा होता है, बहुत ज्यादा नशा होता है, शराब से भी ज्यादा नशा होता है इन चीजों में, शराब या मदिरा से भी ज्यादा नशा होता है। तो ये मादक औषधि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इसका निषेध कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तीसरा देखिए, दूसरा जो है क्लॉज वो समाप्त कर दिया गया है। तीसरा, मादक औषधि के उपयुक्त रूपों में से किसी भी रूप का मिश्रण जो निष्प्रभाव सामग्रियों सहित या रहित हो, या उसे तैयार किया गया कोई भी पेय, ये कह रहा है कि इसके द्वारा बनाया गया कोई भी पेय, ये ऊपर मेन तो ये हो गया। अब इसके द्वारा बनाया गया कोई भी पेय, चाहे इसका प्रभाव कम हो गया हो या खत्म हो गया हो, कोई भी पेय, ऐसा नहीं कि इसमें प्रभाव हो, भले ही कोई भी पेय बनाते जो पिया जाता है, चाहे आप बताते ना भांग बनाते वगैरह बनाते, या कोई भी चीज मिला के जो पेय बनाते हैं, इन सारी चीजों से, इन सारी चीजों, चाहे उसका प्रभाव कैसा ही हो, कम हो, घट गया हो, बढ़ गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी, आपको बस इतना याद रखना कि कोई भी पेय जो इनके द्वारा बनाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कि उसका जो प्रभाव बढ़ गया, घट गया, या कम हो गया, खत्म हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पेय आप जो बनाते हैं मादक औषधि के अंतर्गत आता है ना, मादक औषधि के अंतर्गत आता है। अब ये भी चीज अब आप पढ़ेंगे गांजा वगैरह जी, आप एनडीबीएस में तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। गांजा अफीम वगैरह होता है, उनका एक ही प्लांट होता है, और एक ही प्लांट से कई औषधियां बन जाती हैं, एक ही प्लांट से। हेरोइन, चरस, गांजा, मुझे होता है ना, ये सब एक ही प्लांट से लगभग होता है, उसमें दो तीन तरीके के जो होते हैं नार्कोटिक्स वाले चीजें बनती हैं एक ही पौधे से, नाम उनका होता है अलग अलग, उनकी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है ना। तो ये कह रहा है, तो भांग सिद्धि या गांजा से कोई भी जब पेय बनाया जाता है, या कोई भी मिश्रण बनाया जाता है, पेय हो सकता है या कोई मिश्रण भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है, अगर बनाया जाता है तो वो मादक औषधि के अंतर्गत आता है। चाहे उसका निष्प्रभाव सामग्रियों सहित या रहित, है ना, कोई भी सामग्री मिलाई जाए उसमें, उसके सहित हो या रहित, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस इतना रखें याद कि भांग सिद्धि गांजा के द्वारा जो पेय बनाया जाता है या जो मिश्रण बनाया जाता है वो भी मादक औषधि के अंतर्गत आता है। यानी ये तो आते ही है, इसके अलावा इनसे जो चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो पीने के लिए या मिश्रण के रूप में बनाई जाती हो, मिश्रण मतलब खाने के लिए बनाती जाती होंगी, पेय मतलब पीने के लिए बनाई जाती है, तो ऐसी सबके सब मादक औषधि के अंतर्गत आती है। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है कोई अन्य मादक या स्वापक वस्तु जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट में यथा परिभाषित स्वापक औषधि ना हो। ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, एनडीपीएस, ये इंपॉर्टेंट है सबसे वाला चौथा, एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या ना हो, स्वापक औषधि ना हो, स्वापक,
यही पूछा जाता है। ना हो, यानी एनडीपीएस वाली पदार्थ ना हो, वो इसके अंतर्गत नहीं आते। इसमें लिखा है स्वापक औषधि ना हो, यानी एनडीपीएस वाले नहीं होना चाहिए। ये अगर एनडीपीएस वाला है तो फिर ये मादक औषधि में नहीं आएगा। अगर एनडीपीएस की विषय वस्तु है कोई चीज, कोई विषय वस्तु, तो फिर वो काय में नहीं आएगा, वो मादक औषधि की परिभाषा में नहीं आएगा, वो एनडीपीएस एक्ट में चला जाएगा। तो कौन कौन सी वस्तु आती, भांग सिद्धि गांजा आती है, इनसे बनाया गया कोई पेय या मिश्रण आता है, और ऐसी वस्तुएं आती हैं जो एनडीपीएस की विषय वस्तु नहीं है। यानी कि मदरा उसमें क्या कहते हैं, मादक तो है, लेकिन वो क्या है, जो एनडीपीएस एक्ट है उसकी परिधि में नहीं आती। तो एनडीपीएस एक्ट की परिधि में नहीं आती वो सारी चीजें कहाँ आती हैं, वो मादक औषधि की परिभाषा में आती हैं। लेकिन अगर एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आती हैं, यानी उसकी सीमा में आती है, उन पर एनडीपीएस एक्ट लागू होता है, तो फिर ऐसी चीजें मादक औषधि की परिभाषा में नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन इसी पे बनता है कि ऐसी मादक औषधि में आती हैं ऐसी वस्तु जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत आती हैं, ऐसी वस्तु जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत नहीं आती हैं, है ना। या मादक या लिख देंगे भांग, भांग सिद्धि गांजा, उपरोक्त दो सही है, एक सही है, कौन सा सही, इस तरीके। तो उसमें फिर दो सही हो जाएंगे, एक जे हो जाएगा और एक जे हो जाएगा, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं आता है। नहीं लिख दीजिए स्पष्ट रूप से, नहीं, नो है इसमें, आना नहीं चाहिए इनको। अगर आएगा तो फिर वो मादक औषधि की परिभाषा में नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तब मादक औषधि की परिभाषा में आएगा। इसीलिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। अगर कोई विषय वस्तु एनडीपीएस की है तो वो मादक औषधि की परिभाषा में नहीं आएगी। फिर आप कहोगे कहाँ जाएगी, फौज से एनडीपीएस एक्ट है उसके लिए, उसमें जाएगी, वो कहाँ जाएगी, तो एनडीपीएस एक्ट में चली जाएगी वो चीज, लेकिन मादक औषधि जो हम यहाँ आबकारी पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर मादक औषधि यानी एनडीपीएस एक्ट की परिभाषा में अगर वो आती है तो फिर वो मादक औषधि नहीं रह जाएगी, है ना। और मादक औषधि है तो फिर वो एनडीएस एक्ट की परिभाषा में उसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कहती है परिभाषा, तो इसको ध्यान से रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो एनडीपीएस की परिधि में नहीं आएगी तभी। अब देखिए मादक औषधि के बाद है आपका 13 आज ही इनको परिभाषाओं को खत्म करेंगे, क्योंकि परिभाषाएं हैं ज्यादा कोई खास नहीं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे कल से। तो आज अपन इनको खत्म करेंगे पूरी परिभाषाएं। देखिए मदिरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि मदिरा को कहाँ परिभाषित किया गया, 13, मदिरा कहाँ है 13, तो ये 13 नंबर भी याद रखना, 13 नंबर ही, 13 नंबर ही है मदिरा। ऐसे याद रख लेना कि मदिरा कैसी नंबर ही, 13 नंबर ही। मदिरा कैसी, शराब कैसे, शराबी कैसे होते हैं, 13 नंबर ही व्यक्ति होते हैं, ऐसे याद रख लो। शराबी कैसे व्यक्ति होते हैं, 13 नंबरी। ठीक है, अब देखिए मदिरा से अभिप्रेत है मादक मदिरा, और उसके अंतर्गत द्राक्षरासार, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन ही याद रखें, हिंदी में लिखा है द्राक्षरासार, तो उसके स्पिरिट ही याद रखें, स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट शराब, ताड़ी, बियर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हो या जिसमें अल्कोहल हो, तथा कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोषित करे, आता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा ये पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है अंदर से भी, और ये क्लॉज वाइज भी पूछी जाती है। तो मदिरा में कौन आती है, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ वाइन। आपने सुना होगा स्पिरिट बोले मंगा लो, स्पिरिट डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट लोग डॉक्टर इस्तेमाल करते थे पहले सिरिंज वगैरह साफ करने के लिए, है ना, घाव वगैरह साफ करने के लिए, बहुत सारी चीजों को, तो मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता था स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या है, स्पिरिट शराब ही है, अल्कोहल ही है। स्पिरिट क्या है, शराब है, अल्कोहल है। तो स्पिरिट ऑफ वाइन आता है, स्पिरिट आता है। तो स्पिरिट हो गया, स्पिरिट ऑफ वाइन हो गया, स्पिरिट याद रखें आप, स्पिरिट दोनों चीजें, स्पिरिट ऑफ वाइन मतलब स्पिरिट से जो बनी होती वाइन वो आती है, स्पिरिट भी आता है अकेला। और क्या आता है आपका इसमें, शराब आती है, शराब या मदिरा एक ही बात है। अब आप कहोगे ताड़ी क्या होता है, ताड़ी अपन आगे पढ़ेंगे, ताड़ी क्या होता है, ताड़ का एक वृक्ष होता है,
उसमें से निकाली जाती है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का थोड़ा सा होता है इसका पानी, उसमें नशा होता है। तो ताड़ी भी इसकी परिभाषा में थी, या पुरानी फिल्मों में दिख रहा हुआ, या जो लोग रहते हैं आसपास, जहाँ जिनके यहाँ आसपास पाया जाता है, तो ताड़ा का एक वृक्ष होता है, उस पर घड़े लटका दिए जाते हैं, उसमें छेद कर दिया जाता है, तो जो उसका रस निकलता है पेड़ का, ताड़ के वृक्ष का, उससे जो शराब बनती है उसको ताड़ी कहते हैं। कई जगह होता है, जहाँ भी होता हो, अपने यहाँ नहीं होता, लेकिन कई जगह होता है, बहुत सारी जगह निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह निकाला जाता है, जो बस्तर वगैरह इलाके वगैरह है उधर, या बहुत सी जगह है जहाँ निकाली जाती है। तो ताड़ी कुल मिला के उसमें भी नशा होता है, तो ताड़ी भी काय की परिभाषा में आती, मदिरा की परिभाषा में आती है। बियर, बियर आती, जो शराबी होंगे, मतलब जो शराबी होते हैं वो सब जानते हैं कि कौन कौन से, बियर भी होती है, शराब भी होती है, मदिरा भी होती है, सब ये क्या है, शराब के क्या है, प्रकार है। और क्या कह रहा है, या अन्य कोई पदार्थ जिसमें क्या हो, एल्कोहल से बने, सबसे जरूरी बात है एल्कोहल, जिनमें एल्कोहल होता है। तो ये याद रखना, देखिए पहला तो या फिर जिनको राज्य सरकार ने घोषित किया हो। राज्य सरकार तो सभी को कर सकती है, तो राज्य सरकार ने इस चीज को घोषित किया हो, शराब या बियर मदिरा घोषित किया हो, ऐसी चीज इसको राज्य सरकार ने मदिरा घोषित किया हुआ है। तो ये याद रखना है, इसमें से आप कहोगे क्या क्या आते हैं, तो स्पिरिट आती है, स्पिरिट ऑफ वाइन आता है, पहला क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन रहते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तीन दे देंगे, एक से एक अलग दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। अब कौन सा नहीं है तब लगा पाओगे जब आपने ये याद रखे होंगे, है ना, कि कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन एक दो बार तो पढ़ना पड़ेगा। स्पिरिट ऑफ वाइन आती है भी मदिरा की परिभाषा में, स्पिरिट आती है मदिरा की परिभाषा में, शराब आती है मदिरा की परिभाषा में, ताड़ी आती है मदिरा की परिभाषा में, बियर आती है, और अन्य कोई पदार्थ जो किससे बना हो, एल्कोहल से बना हो, यानी जिसमें एल्कोहल हो आता है, या फिर जिसको राज्य सरकार ने मदिरा घोषित किया गया, राज्य सरकार ने जिसको मदिरा घोषित किया है, ऐसे पदार्थ भी आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये तो याद ही हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, शराब, ताड़ी, बियर, और अन्य कोई पदार्थ जो अल्कोहल से बने हो, या फिर ऐसे पदार्थ जिनको राज्य सरकार ने क्या घोषित किया हो, मदिरा घोषित किया हो, राज्य सरकार घोषित कर सकती है ना। आगे अपन पढ़ेंगे भी कि कोई मदिरा देसी है या विदेशी, वो कौन घोषित करेगा, वो भी केंद्र सरकार घोषित करती है, सॉरी राज्य सरकार घोषित करती है, राज्य की बात हो रही, तो वो भी कौन घोषित करता है, राज्य सरकार करती है कि कौन सी मदिरा देसी है और कौन सी विदेशी है। आप ऐसा नहीं कि भैया विदेशी कंपनी बना रही है या उसके तरीके की वजह से उसको निश्चित किया जाता है, नहीं, वो राज्य सरकार निश्चित करती है। राज्य सरकार किसी भी मदिरा को देसी और विदेशी मदिरा घोषित कर सकती है, और वो भी उसके बनाने के तरीके के हिसाब से राज्य सरकार किसी मदिरा को देसी और विदेशी घोषित घोषित करती है कि उसका क्या तरीका, क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूलों के हिसाब से राज्य सरकार किसी मदिरा को देशी और विदेशी घोषित कर सकती है। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अब विनिर्माण की बात कहता है 14 में है इसका, विनिर्माण मतलब बनाना, विनिर्माण मतलब बनाना, निर्माण करना, काय का निर्माण करना, एक ही चीज का निर्माण होगा यहाँ मदिरा का। तो विनिर्माण में क्या आता है ये पूछ रहा है, देखिए ऐसा लिखा है, विनिर्माण के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, दोनों चीज प्रक्रियाएं आती हैं बनवाने, मतलब आप जब मदिरा बनाते हैं तो दोनों प्रक्रियाएं इसमें आती हैं, चाहे प्राकृतिक हो और चाहे कृत्रिम, दो तरीके की चीजें होती है, प्राकृतिक रूप से भी बनती है, मैंने बताया ना ताड़ी तो प्राकृतिक ही रूप से बन रही है ना, प्रकृति ने दिया है आपको, आपने क्या करा उसमें छेद कर दिया ताड़ में, और उसका जो रस चपका उससे ताड़ी बन जाती है, ताड़ी प्राप्त होती है ना। तो वो क्या है, प्राकृतिक तरीका है। दूसरा तरीका कृत्रिम क्या होता है, जब आप उसको सड़ा गला के बनाते हो, उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको सड़ाया जाता है कई दिनों तक, उसमें से फिर उसको भाप वगैरह देके बनाते हैं, तो वो कृत्रिम तरीका होता है। तो दोनों तरीके इसमें शामिल है, चाहे वो प्राकृतिक तरीका हो चाहे वो कृत्रिम तरीका हो। कृत्रिम माने बनावटी, नकली, जो आप बनाते हो, नकली का मतलब नकली, प्राकृतिक के सापेक्ष में तो नकली है ना, ये प्राकृतिक द्वारा रूप से बन रहा है ये शराब ताड़ी, और वो आप अपने हिसाब से बना रहे हो, तो कृत्रिम तरीके से बना रहे हो, है तो वो कृत्रिम, दोनों तरीके इसमें आते हैं, प्राकृतिक भी आता है और कृत्रिम भी आता है। जिसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया जाता हो, और और उसके अंतर्गत पुनः आशवन करके तथा मदिरा का परिशोधन करके सुस्वादु बनाने, सम्मिश्रण करने या उसे रंग देने की प्रक्रिया भी आती है। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि विनिर्माण में सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं, या तो आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर रहे हो किसी शराब को, ताड़ी को, मदिरा को, या कृत्रिम रूप से आप बना रहे हो।
या क्या क्या दूसरा क्या कह रहा है इसमें, पुनः आशवन। पुनः आशवन मतलब ये शब्द है पुनः आशवन, मतलब क्या होता है, दोबारा फिल्टर करना। ये फिल्टर करके बनाई जाती है ना शराब, देसी शराब विदेशी शराब में यही अंतर होता है, फिल्टर करते हैं। पुनः आचमन मतलब फिल्टर, एक बार बन गई उसके बाद उसको दोबारा रिफाइन किया, फिल्टर किया उसको, ताकि उसका क्या हो सके, आचमन। पुनः आचमन मतलब दोबारा से करते हैं, जो भी तरीका होता है भाप वगैरह देके ये करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। छन्नियों से नहीं करते, वो अलग प्रक्रिया होती है इनकी, तो फिल्टर वगैरह करते हैं ये उस तरीके से। तो फिल्टर करके बनाते हैं, या उसका रंग वगैरह कुछ मिलाते हैं उसमें, कुछ टेस्ट आजकल तो शराब भी टेस्ट में आने लगी, उसका रंग मिलाते हैं उसमें, या कोई स्वाद टेस्ट टेस्ट मिलाते हैं। तो ये सब विनिर्माण की प्रक्रिया में आते हैं। आपको भी टेस्ट कैसा, जैसे आजकल पेस्टों में टेस्ट आने लगा है, हर चीज में टेस्ट आने लगा ना, फलाना फ्लेवर, कोला फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, तो ऐसे शराब में भी फ्लेवर आने लगे हैं, मैंगो, ऑरेंज, जब जौन सा फ्लेवर चाहिए वो फ्लेवर उपलब्ध है। तो वो ये कह रहा है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें काय की परिभाषा में आती है, विनिर्माण की परिभाषा में आती है। चाहे आप उसका प्राकृतिक रूप से बना रहे हो, चाहे कृत्रिम रूप से बना रहे हो, है ना, उसमें किसी भी प्रक्रिया से बना रहे हो, विनिर्माण के अंतर्गत आती। चाहे आप उसका स्वाद बढ़ाने के लिए कर रहे हो, चाहे उसमें आप रंग मिला रहे हो, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है ए से लेके जेड तक, किसी भी प्रयोजन के लिए आप जो शराब बनाने के प्रयोजन के लिए करते हैं, वो विनिर्माण की प्रोसेस में आता है। स्थान देखिए, स्थान की परिभाषा दी गई है 15 में। स्थान, स्थान में क्या आता है, ये तो सिंपल है, आप देख लीजिए, स्थान के अंतर्गत सब जगह एक ही सी परिभाषा होती है, यहाँ भी वही परिभाषा। स्थान में क्या क्या आता है, गृह या भवन भी कहते हैं, दुकान, अस्थाई बूथ वगैरह, अस्थाई कोष्ठ या बूथ कहते हैं जिसे, जो बनाए जाते हैं। वो डेरा, आपका डेरा क्या होता है, कई जो लेते हैं लोग रहते हैं। घेरा स्थल, जलयान और बेड़ायान, ये सारे के सारे काय में आते हैं, स्थान में आते हैं। ये कुछ नहीं खास नहीं, आपको याद रखना, घेरे, भवन, दुकान, अस्थाई बूथ बनाए जाते हैं। अस्थाई बनाए जाते हैं ना, कैंप वगैरह लगा दिए जाते हैं अस्थाई रूप से, तो वो भी स्थान की परिभाषा में आते हैं। डेरा मतलब प्रांगण जो बना दिए जाते हैं, घेरा लगा के जो स्थान घेर लिए जाते हैं, वो डेरा की परिभाषा में आते हैं। जलयान आते हैं, बेड़ायान आते हैं। बेड़ायान क्या था का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज होती है ना आगमन के लिए, वस्तुओं के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए यान होते हैं ना, आपने क्या करा, कहीं गए वहां पे डेरा डाल दिया अपना, वहीं बैठ गए रहने लगे, तो वो डेरा यान कहलाते हैं, है ना। या मान लीजिए कोई जहाज है, वो आया लंगर डाल के एक जगह रखा हुआ है, तो वो भी बेड़ा यान कहलाते हैं। इस तरीके के मतलब एक, आप चलते फिरते हैं ना, चल आजकल जो आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे, कई लोग क्या करते हैं, चलने वाले घर बना लिए उन्होंने, कैरावैन टाइप की होती है, उसी में अपना पूरा गृहस्थी रखते हैं, उनको शौक होता है घूमने का, उसी में वो रहते हैं, उसी में खाते हैं और दुनिया घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से गए, कुछ दिनों कहीं रुके, तो वो क्या होगा, वो डेरा यान हो गया। उस जगह आप रुक गए कुछ दिनों के लिए, आप कर रहे हैं, तो वो क्या है, डेरा यान। तो इस स्थान के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, गृह आता है, भवन आता है, दुकान आता है, ये सारी चीजें कोई खास नहीं, ये तो आप कॉमन भी है, तो ये पूछने लायक नहीं है। विक्रय की परिभाषा देखिए 16 में है, विक्रय। देखिए परिभाषाएं जो है एक्ट में इसलिए डाल दी जाती है ताकि विवाद ना हो। परिभाषित उन्हीं शब्दों को किया जाता है जिनकी कुछ स्पेशल परिभाषा देनी हो, है ना, जो कॉमन है वो चीजें उनकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब किसी शब्द को विशेष भाव से प्रयुक्त करना होता है, उसका कुछ विशेष अर्थ बताना होता है, तब परिभाषाएं दी जाती है ना। आप कहोगे कि फिर इनकी परिभाषा नहीं, तो परिभाषा तब दी जाती है जब उस शब्द को विशेष रूप से इस्तेमाल करने का उद्देश्य होता है कि इसका ये अर्थ लगाया जाए, अन्यथा नहीं। अगर मान लो नहीं लगाते, अगर आप ये देखिए विनिर्माण, ये क्या आपने पढ़ा था, स्थान, तो स्थान की परिभाषा को अगर परिभाषित नहीं करते तो फिर तो इसका ब्रॉड रूप हो जाता, फिर कुछ भी, कुछ किसी को भी आप स्थान में अपने हिसाब से शामिल कर लेते। नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्थान में ये चीजें शामिल होगी, हमने परिभाषित जो कर दिया है केवल वही स्थान में आएंगे, उसके अलावा जो चीजें हैं वो स्थान में नहीं आएंगी। तो क्या हुआ इसका अर्थ, इसका अर्थ हुआ कि उसको विशेष रूप देना चाहते ना। तो कोई भी शब्द तब परिभाषित किया जाता है जब उसको हम विशेष रूप देना चाहते हैं।
ठीक है, देखिए स्थान की परिभाषा होगी विक्रय के लिए, देख लें। ये कह रहा है विक्रय के प्रति निर्देश करने वाली अभिव्यक्तियों के अंतर्गत दान के रूप में किए गए अंतरण के अतिरिक्त कोई भी अनंतरण आता है, यानी दान को छोड़कर अन्य कोई भी अंतरण, दान छोड़ दिया जाए, अन्य कोई मतलब जितने भी अंतरण हैं, यानी ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आपने किया, तो ऐसा कोई भी अंतरण सब आता है इसके अंतर्गत, विक्रय के अंतर्गत सब आता है, केवल दान को छोड़। आप कहोगे कि शराब का भी दान होता है क्या? बिल्कुल होगा, आगे पढ़ेंगे शराब का दान भी होगा, शराब भी दान की विषय वस्तु है। देखिए आगे पढ़ेंगे अपन एक्ट में, आप कहो सर क्या करें, आगे देखना आपको दान मिलेगा, शराब का दान। तो दान को छोड़कर, है ना, दान को छोड़कर, अब आपको कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे ही बात करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो गया। तो दान छोड़िए, दान का शराब का भी होता है, आगे पढ़ेंगे। तो अंतरण, सभी अंतरण आते हैं विक्रय में, केवल किसको छोड़ के, दान को छोड़ के। ये आपको याद रखना कि दान को छोड़ करके जो अंतरण है, उनको छोड़कर जितने भी अंतरण है वो विक्रय की परिभाषा में आते हैं, बस इतना ही याद रखना। स्प्रिट 17, ये आप याद रखना, ये 17 नंबर ये पूछा जाता है, स्प्रिट को कहाँ परिभाषित। देखिए जो शराब से संबंध, शराब का जो मदिरा का जो एक्ट है उससे संबंधित जो चीजें हैं, स्वाभाविक सी बात है आपको उनकी उनका नंबर तक याद रखना है कि मदिरा कहाँ परिभाषित है, ताड़ी कहाँ परिभाषित है, ये सब है ना, इनको तो स्पेशली याद रखना है। स्पिरिट क्या होती है, जो स्पिरिट की परिभाषा कह रहा है, स्पिरिट से अभिप्रेत है आश्वन से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें मदसार हो, चाहे वह विकृत हो अथवा नहीं। तो मैंने कहा ना स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट मदिरा ही है। आशवन मतलब आपने उसको भाप वगैरह दे के जो बनाया जाता है, चाहे उसमें क्या हो, एल्कोहल हो, तो स्पिरिट क्या एक तरीके से एल्कोहल है, स्पिरिट एल्कोहल को कहते हैं, कोई अलग नहीं होती स्पिरिट। स्पिरिट क्या है, एल्कोहल, जिसमें क्या हो, नशा होता है, मदिरा होती है। तो स्पिरिट क्या कह रहा है, स्पिरिट से अभिप्रेत आशवन से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें मदसार हो, चाहे वह विकृत हो अथवा नहीं, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका इस्तेमाल क्या होता है, अलग प्रयोजन के लिए होता है, इसलिए इसको इतना रिफाइंड नहीं किया जाता, बस हाँ एल्कोहल है। मदरा क्या है, एल्कोहल है। आशवन मतलब एक विधि होती है जिसमें भाप दी जाती है नीचे से सड़ाने के बाद, उसके बाद भाप के थ्रू, पानी के थ्रू जो नली वगैरह लगा के इसको निकाला जाता है, ऐसी शराब बनती है। तो इसको ज्यादा रिफाइंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जाता है, इसका इस्तेमाल दवाई वगैरह में या मेडिकल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको स्पिरिट कहते हैं। हालांकि स्पिरिट शराब है, लेकिन उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो फाइन नहीं होती, बहुत घातक भी होती है और ज्यादा भी होती है, उसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है काफी ज्यादा होती है, 100% अल्कोहल होता है। तो 100% जब अल्कोहल होता है एक तरीके से, तो वो स्पिरिट ही होता है। 100% जब अल्कोहल होता है, प्योर अल्कोहल होता है, तो स्पिरिट होता है, और वो प्योर शुद्ध नहीं होता, रिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए नहीं सब लोग स्पिरिट पीने नहीं लगते, स्पिरिट बोले सस्ती आती, पी लो स्पिरिट पी लो। तो स्पिरिट की परिभाषा दी गई है 17 में, आपको याद रखना। और स्पिरिट में क्या आती है, कोई भी अल्कोहली मदरा जिसमें क्या हो, मदसार हो यानी नशा, मदसार मतलब नशा हो, आती है। अब देखिए ताड़ी, स्पिरिट की परिभाषा याद रखना है 17 और 18। ताड़ी भी याद रखना है, ताड़ी, ये याद रखना है, ये परिभाषा 17 में क्या है, स्पिरिट, 18 में क्या है, ताड़ी, 13 में क्या है, मदिरा, ये भी याद रखना, 13 में क्या है, मदिरा। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी परिभाषा, मादक द्रव्य और मादक औषधि, ये याद रखना है। 11A और 11 नीचे लिख देता हूँ, 11 नहीं, हाँ 11 ही है, 11 नहीं है इसमें, मादक औषधि है आपकी 11A में है, और मादक औषधि 12 में है, 12। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है ना। और इसके अलावा आपको याद रखनी है, देखिए एक बियर, एक नंबर याद रखना है ना, और 5 भी याद रख सकते हैं, बस ये मतलब ये तो आपको याद रखना है, ये साला 1 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 17, 18, ये सारे याद रखने नंबर, ये पूछे जाते हैं ना। तो अब देखिए आगे अपन क्या पढ़ रहे थे, ताड़ी। देखिए ताड़ी क्या है, ताड़ी से अभिप्रेत है किसी भी जाति के ताड़ वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किंडवित हो या अकंडवित, मतलब चाहे उसे सड़ाया गया हो या ना सड़ाया गया, जो रस प्राप्त से क्या होता है, ताड़ी का रस निकालते हैं, उसके भी वही प्रोसेस है, रस होता है, उसको फर्मेंटेट किया जाता है, फर्मेंटेट करने के बाद क्या बनता है, ताड़ी बनती है। तो ये कह रहा है कि ताड़ी के का अर्थ क्या है, ताड़ के वृक्ष से का रस, या जो ताड़ के वृक्ष से जो रस निकाला जाता है वो ताड़ से ही बनी है। ये काय से निकाली जाती है, ताड़ के वृक्ष से, आपने देखे होंगे खजूर के जैसा वृक्ष होता है,
तो खजूर के वृक्ष होते हैं लगभग उसी जैसा, उसी वही वृक्ष होता है, खजूर का जो वृक्ष होता है उसी टाइप का वृक्ष होता है ताड़ का। तो ताड़ के वृक्ष से जो रस निकाला जाता है, चाहे उसको फर्मेंटेड किया गया हो या नहीं किया गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ताड़ी की परिभाषा में आता है, ये आपको याद रखना है। लास्ट है परिवहन। परिवहन देखिए अपन ने पढ़ा आयात निर्यात, अब परिवहन। परिवहन क्या होता है? आयात निर्यात पढ़ लिए, परिवहन क्या होता है? परिवहन से अभिप्राय राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। ये भी परिभाषा, ये भी पूछा जाता है परिवहन का क्या अर्थ है। मतलब राज्य के भीतर, भोपाल से ग्वालियर चले गए, ग्वालियर से आप कहाँ चले, इंदौर चले गए, राज्य के भीतर ही घूम रहे हैं ना, तो क्या है ये परिवहन। ग्वालियर से जबलपुर चले गए, जबलपुर से फिर चले, फिर भोपाल आ गए, तो क्या है ये क्या है? परिवहन है। राज्य के भीतर, एक राज्य के भीतर जब आप घूमते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं एक जिले से दूसरे जिले, तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? परिवहन। जब एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? उसको परिवहन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी परिभाषा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जाना नहीं है आपको। देखिए अभी ये अध्याय खत्म करना है आपको। देखिए 3 जो है समाप्त हो चुकी है धारा। धारा 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, कुछ है। धारा 4 जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कोई खास नहीं। देखिए धारा यह घोषित करने की शक्ति की कौन सी मुद्रा क्रमशः देशी मुद्रा है और विदेशी मुद्रा। मैंने बताया ना देशी विदेशी, ये सेक्शन पूछा जाता है। ये कौन सी मुद्रा देशी कौन घोषित करेगा? राज्य सरकार। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लें। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि कौन सी मुद्रा इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए क्रमशः देशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा समझी जाएगी। इसमें क्वेश्चन यही बात, तो बस ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना, उसमें ऊपर ही लिख लीजिए राज्य। तो देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा कौन घोषित करता है? राज्य, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, देशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा समझी जाएगी उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके बनाने की प्रक्रिया के आधार पर नहीं, तो किसके आधार पर? केवल राज्य सरकार घोषित कर दे राजपत्र में, या राज्य सरकार घोषित कर दे तो वही मुद्रा देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा, क्वालिटी वालिटी से यहाँ मतलब नहीं है। उसमें क्वेश्चन आएगा उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके स्वाद के आधार पर, उसके बनाने की प्रक्रिया के आधार पर राज्य सरकार द्वारा। तो कौन घोषित करता है? राज्य सरकार द्वारा। केवल एक चीज, कैसे बनी क्या बनी इससे मतलब नहीं है। अगर कोई मुद्रा देशी है कि विदेशी है उसको निश्चित कौन करेगा? राज्य करेगा। बस आपको सेक्शन 4 के आगे लिखना है राज्य, बस। तो कोई मुद्रा देशी है कि विदेशी कौन घोषित करेगा? राज्य सरकार घोषित करेगी। इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा रहता है वही प्रक्रियाएं, तो उनसे आपको मतलब नहीं, आपको याद रखना राज्य सरकार जिसकी मुद्रा को, किसी भी मुद्रा को देशी और विदेशी घोषित कर सकती। क्वेश्चन दूसरा ये भी आता है किस तरीके से कि कौन किसी मुद्रा को देशी या विदेशी मुद्रा घोषित कर सकता है? राज्य सरकार। किसी भी मुद्रा को कैसा घोषित कर सकती? राज्य देशी या विदेशी मुद्रा घोषित कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट है ये 4। 5 देखिए फुटकर और थोक विक्रय की परिभाषा, ये भी कौन तय करेगा? राज्य सरकार। यहाँ भी क्या है? राज्य। कैसी? फुटकर और थोक। फुटकर थोक क्या होता है? फुटकर मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी चीज को बेचना। और थोक क्या होता है? बड़ी मात्रा में किसी चीज को इकट्ठा बेचना, तो वो थोक होता है। जब इसमें कई चीजें हैं इकट्ठी हैं, है ना, तो ये कई मात्रा है, इसमें कई है, तो जो बड़ी मात्रा में है या छोटी छोटी मात्रा में आप बेच रहे हैं तो वो थोक। ये तो सभी जानते हैं, फुटकर में कहते हैं ना, फुटकर में ले आओ, थोक में ले आओ। थोक में मतलब इकट्ठा ले आओ, फुटकर मतलब थोड़ा सा ले आओ, तो ये है। तो इसकी भी नाश्ता कौन निश्चित करता है? राज्य। देखिए स्कूल पढ़ने, राज्य सरकार या तो संपूर्ण राज्य के या किसी भी विनिर्दिष्ट स्थान क्षेत्र के संबंध में तथा साधारणतः क्रेता या विक्रेताओं में के किसी भी विनिर्दिष्ट वर्ग के संबंध में, और या तो साधारणतः या किसी भी विनिर्दिष्ट अवसर के लिए अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि किसी मादक द्रव्य की कितनी मात्रा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय की सीमा होगी। उपधारा 1 के अधीन उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में किसी भी मादक द्रव्य का विक्रय थोक समझा जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है कि राज्य सरकार या तो पूरे राज्य के लिए कर सकती है फुटकर की, मतलब फुटकर घोषित कर सकती है कि कौन सी फुटकर है, और जो फुटकर नहीं है वो कैसे समझी जाएगी? वो थोक हो गई। तो राज्य सरकार क्या कर सकती? फुटकर की मात्रा निश्चित कर सकती कि भैया या तो पूरे राज्य के लिए फुटकर की मात्रा ये है,
फुटकर मान लीजिए उन्होंने घोषित कर दिया कि 4 बोतलें आप रख रहे हैं वो फुटकर मानी जाएंगी। अब इनका यूज क्यों, उनकी सजा में जब पढ़ेंगे उसमें यूज होता है। तो फुटकर सरकार घोषित, या सरकार कहती है कि मान लीजिए ग्वालियर जिला है या दतिया जिला है, बोले ये इसमें इसमें फुटकर की मात्रा कुछ और होगी, आपके यहाँ कुछ और होगी, ऐसे भी घोषित कर सकती है। या किसी क्षेत्र विशेष के लिए फुटकर की मात्रा कुछ और, जैसे आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं, तो वहां के लिए सरकार क्या फुटकर की मात्रा निश्चित कर देती है कि साफ फुटकर, क्योंकि वहाँ की जो प्रजातियां, उनका उनका एक तरीके से ये उनका कल्चर है, शराब वगैरह मदिरा उनके कल्चर में शामिल है, तो उनको छूट दे दी जाती है। तो सरकार कह सकती है कि साहब आप इतने लीटर जो है फुटकर माना जाएगा आपके यहाँ, 10 लीटर 10 लीटर तक, बोले 15 लीटर तक आपके यहाँ क्या माना जाएगा, फुटकर माना जाएगा। कौन के यहाँ, इनके यहाँ, आपके यहाँ नहीं, इनको दे दी छूट तो इनके यहाँ फुटकर माना जाएगा। उसके बाद उससे ज्यादा रखते हैं तो फिर वो थोक माना जाएगा, फिर उसके हिसाब से पेनल्टी होगी। फुटकर दे दी यानी छूट दे दी, आपको रख सकते हैं आप, ठीक है। तो फुटकर की मात्रा निश्चित कर सकती है सरकार। व्यक्तियों विशेष के लिए कहा ना मैंने, उसमें लिखा ना व्यक्ति विशेष के लिए भी, है ना, व्यक्ति विशेषों के लिए भी कर सकती कि एससी के लिए, आरक्षी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के, सबके लिए, मतलब व्यक्ति विशेष के लिए भी सरकार चाहे मात्रा निश्चित कर सकती है कि एसटी वाला, हाँ मोस्टली एसटी के लिए किए जाता है, तो एसटी के लिए सरकार निश्चित कर सकती है कि ये मात्रा क्या है, फुटकर है। और जो फुटकर नहीं है वो क्या है, वो थोक है। जो फुटकर नहीं है वो क्या है, वो थोक की परिभाषा में है, थोक के लिए अलग से नहीं है। तो जो फुटकर की परिभाषा में नहीं आता वो काय की परिभाषा में आएगा, थोक की। तो इसमें भी याद रखना है कि फुटकर और थोक की को कौन निश्चित करता है, परिभाषा निश्चित कौन कर सकता है, राज्य सरकार, यहाँ राज्य ही काम कर रहा है। तो फुटकर थोक की परिभाषा कौन कितने में है, दो धारा 5 में, फुटकर और थोक की परिभाषा धारा 5 में है, और इसका निर्धारण कौन करता है, फुटकर थोक का राज्य सरकार। लास्ट पढ़ लीजिए अधिनियम की व्यावृत्ति। ये कहता है इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात सी कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट पर लागू नहीं होगी। ये क्या कहता है, छठवा है व्यावृत्ति, मतलब लागू ना। ये कह रहा है इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात सी कस्टम एक्ट या इंडियन टैरिफ एक्ट उसकी धारा 6 के सिवाय या कैंटोनमेंट एक्ट 1910 के उपबंधों को या इस उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या दिए गए आदेश को प्रभावित नहीं करेगी। ये क्या कह रहा है, ये जो 3 एक्ट दे रखे हैं, जो चूंकि एमपी का एक्ट है, ये कह रहा है कि जो कौन सा एक्ट होता है, कस्टम एक्ट है, बस इतना ही याद रखना है, कस्टम एक्ट है 1878 का। दूसरा क्या, टैरिफ एक्ट है, टैरिफ लिख रहा हूं मैं, इंडियन टैरिफ एक्ट है वो, टैरिफ एक्ट है। ये कौन सा, 1894, ये भी याद रखना थोड़ा सा कभी पूछा जा सकता है। वो कैंटोनमेंट एक्ट है जो आर्मी वाले चीजों में लागू होता है। अब आप कहोगे जी इनकी क्या, इनमें क्या मतलब एक्ट है, ये है आपका 1910, तो इनमें ये लागू नहीं होगी, इनकी या धारा 6 की बात करें तो वो आपको इतने डिटेल में याद नहीं निकलता। आपको केवल ये याद रखना है कि जो कस्टम एक्ट है 1878 का, टैरिफ एक्ट है वो कैंटोनमेंट एक्ट है। मान लीजिए ये अपना स्टेट है एमपी, और उसका कोई ऐसा भाग है जहाँ कस्टम एक्ट की, मान लीजिए कस्टम मतलब अब अपना स्टेट आता है, या कस्टम एक्ट की कोई चीज विषय वस्तु है, कोई चीज, अगर कस्टम एक्ट की मतलब पहले ही टैक्स, कस्टम कब होता है, जब एक देश से दूसरे देश माल आता है, वो कस्टम एक्ट के थ्रू पहले ही लग चुका है उस पर, तो फिर इस पे ये जो अधिनियम है ये प्रभाव नहीं डालता। टैरिफ है, यहाँ से लाने ले जाने के लिए जो टैरिफ एक्ट होते हैं, केंद्र सरकार पहले ही वसूल चुकी है, वो एक चीज है। तो कैंटोनमेंट क्या होता है, जो सेना जहाँ रहती है वो कैंटोनमेंट एक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ग्वालियर कैंटोनमेंट एरिया है, जबलपुर में भी है, तो अब कैंटोनमेंट एरिया मान लीजिए जो आर्मी वाला एरिया है, वहाँ जो एक्ट की जो वाला एक्ट लागू, तो उस मामले में भी ये अधिनियम, उनके जो प्रोविजन है उस एरिया विशेष में उन पर ये प्रभाव नहीं डालता है, या इन अधिनियम के तहत जो आता है उन पर ये प्रभाव नहीं डालता, अतिलंघन नहीं करता उन विधियों का, कौन का, इन चीजों का। कस्टम एक्ट, टैरिफ और कैंटोनमेंट एक्ट का ये क्या नहीं करता, प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है कल देखेंगे अध्याय 2 से। ठीक है, अब देखिए बताइए कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे 7:30 बजे, और कल हम देखेंगे अध्याय 2 स्थापना और नियंत्रण के बारे में। ये परिभाषाएं होंगी, इसके बाद अब ढंग से हम पढ़ेंगे। ये परिभाषाएं पढ़ना है 2 या 3 बार हमको पढ़ना है, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, 2 या 3 बार पढ़ना है और इनको याद भी करना है। याद मतलब कि क्या हमें याद करना है, कौन सी चीज किसके तहत आती, मैंने बताया वो सारी चीजें
अनेक क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद।